अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमने काफ़ी अपार्टमेंट हंटिंग की और उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी अपार्टमेंट्स भी दिखाए जो कि मैंने पर्सनली विजिट किए थे डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट सिटीज़ में। आज की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इंडोनेशिया में अपार्टमेंट्स के अलावा और क्या ऑप्शंस है रहने के लिए, क्योंकि अपार्टमेंट्स अक्सर हाई राइज बिल्डिंग्स में होते हैं तो काफ़ी लोगों को हाइट फोबिया भी होता है और वाकई हाइट फोबिया यहाँ पे हो जाता है क्योंकि अपार्टमेंट्स वाकई अगर आपका 32nd फ्लोर पे अपार्टमेंट है तो वो काफ़ी ऊंचा है और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि लॉबी में अगर रश है तो आपको लिफ्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको हाइट फोबिया है उनके लिए यहाँ पे क्लस्टर हाउसेस भी अवेलेबल हैं। तकरीबन हर शहर में यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज बनी होती हैं जिनको यहाँ पे रेजिडेंसेस कहते हैं और उन रेजिडेंसेस के अंदर छोटे और बड़े एक जैसे घर बने होते हैं और उन घरों को यहाँ पे क्लस्टर हाउस कहते हैं। तो आए चल के पहले अंदर से कुछ क्लस्टर हाउसेस देख लेते हैं कि उनमें कितने बेडरूम्स होते हैं, उस घर का साइज़ क्या होता है और उसके बाद हम बाकी बातें बाद में करेंगे। अच्छा जी, तो ये क्लस्टर हाउस देखने के लिए मैं जा रहा हूँ टंगारंग। अगर आप मेरी तरह ट्रेन से जाना चाहें तो आप वेस्ट जकार्ता में टूरी स्टेशन पे आएंगे और वहाँ से आप टंगारंग लाइन पकड़ेंगे। वो ट्रेन आपको 20 से 25 मिनट में टंगारंग स्टेशन पे पहुँचा देगी। तो ले जी, हमारा स्टेशन आ गया है टंगारंग। बाइक्स देखें यहाँ पे कितनी खड़ी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने जाना है अयोध्या रेजिडेंस जो कि यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। आप ये अंकट वैन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे या फिर आप ग्रैब बाइक भी यूज़ कर सकते हैं इधर। लें जी, वी आर एट अयोध्या। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है JL अयोध्या उतामा। JL मीन्स चलन मतलब स्ट्रीट और उतामा मीन्स मेन, तो मतलब कि मेन अयोध्या स्ट्रीट है ये। साथ अच्छी सी फुटपाथ भी बनी हुई है चलने के लिए। ये अयोध्या अपार्टमेंट्स हैं और इसके बिल्कुल सामने अयोध्या रेजिडेंस है जहाँ पे इस तरह के क्लस्टर हाउसेस बने हुए हैं। आइए चल के देखते हैं। ये रेजिडेंस क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इनमें कुछ मॉडल हाउसेस बने हुए हैं, तो आइए इनको चेक करते हैं चल के। ये डिटेल्स लिखी हुई हैं इस घर की, लैंड साइज़, बिल्डिंग साइज़ एट्सेट्रा, और पोर्च एंड देन एंट्रेंस। एंटर होते ही सामने लाउंज एंड डाइनिंग एंड किचन ऑल टुगेदर और वो सामने बैकयार्ड। स्टेयर्स के साथ एक पाउडर रूम भी है। ये हो गया किचन एंड डाइनिंग एरिया। बैकयार्ड देख लेते हैं चल के। एक वॉशरूम और स्टोर भी है यहाँ पीछे। ऊपर चलते हैं। ये सेकंड बेडरूम है विद सिंगल बेड और साथ स्टडी भी है। इस बेडरूम का जो वॉशरूम है वो इस बेडरूम से बाहर है। इट्स काइंड ऑफ अ कॉमन वॉशरूम एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम। ये हो गई हमारी मीडिया वॉल एंड इसके साथ अटैच वॉशरूम है। बिग विंडो दी हुई है फॉर अ गुड व्यू। तो इस तरह से होता है क्लस्टर हाउस जिसमें नीचे आपने देखा एक टीवी लाउंज था और वहीं पे किचन और डाइनिंग एरिया था। उसके अलावा जो मेन मास्टर बेडरूम है वो ऊपर वाले फ्लोर पे था और उसके साथ एक और छोटा बेडरूम भी था। तो इस तरह से होते हैं क्लस्टर हाउस यहाँ पे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कमरों का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अक्सर क्लस्टर हाउसेज जो हैं वो इसी तरह ही होते हैं। हाँ, बड़े जो साइज़ हैं उस तरह के भी हैं क्लस्टर हाउसेज यहाँ पे, बट वो इस एरिया में नहीं है। आइए चल के एक और क्लस्टर हाउस देखते हैं। पोर्च एंड मेन एंट्रेंस। उसी तरह एंटर होते ही टीवी लाउंज, किचन एंड डाइनिंग एरिया। ये साथ एक कॉमन वॉशरूम भी है यहाँ पे और उसी तरह एक नीचे सिंगल बेडरूम है जो कि यूजुअली एज अ गेस्ट रूम यूज़ होता है और इसका भी इसी तरह बैकयार्ड है और साथ वॉशरूम और स्टोर भी है। लेट्स गो अपस्टेयर्स। ऊपर 2 बेडरूम्स है, एक सिंगल बेडरूम विद सिंगल बेड एंड एन अटैच वॉशरूम और दूसरा जो है वो मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में क्वीन साइज बेड भी अवेलेबल है। एंड एन अटैच वॉशरूम एज वेल।
तो आपने देखा जो दूसरा क्लस्टर हाउस था वो भी तकरीबन उसी तरह था, थोड़ा सा उसका जो नक्शा है वो अंदर से चेंज था, बट यूजुअली यहाँ पे इसी तरह ही होते हैं, 3 बेडरूम्स वाले ऐसे ही होते हैं। हाँ, इनमें कुछ 2 बेडरूम्स वाले भी क्लस्टर हाउस होते हैं और इनमें कुछ सिंगल स्टोरी क्लस्टर हाउस भी होते हैं यहाँ पे। ये तो क्योंकि मॉडल हाउसेस थे इसलिए इसके अंदर फर्नीचर और डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी पड़ी हुई थी, लेकिन जब आप कोई क्लस्टर हाउस लेंगे तो जिस ओनर का वो होगा तो उसकी अपने हिसाब से उसने फर्नीचर अंदर रखा हुआ होगा। और यहाँ पे आपको अनफर्निश्ड क्लस्टर हाउस भी मिल सकते हैं, बट उनका जो मिनिमम टेनेंट एग्रीमेंट होता है वो 6 मंथ्स का होता है या 1 ईयर का। और ये अनफर्निश्ड क्लस्टर हाउस जो है आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं यहाँ पे, बट ये है कि उसमें आपको उनकी लोकेलिटी और जो घर की कंडीशन उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ये एक अनफर्निश्ड हाउस फॉर रेंट है। पहले घर देख लें फिर मैं आपको इसका रेंट बताता हूँ। ये मेन एंट्रेंस होगी, यहाँ पे गेट वगैरह का इस तरह कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस फ्रॉम इनसाइड, और साथ ही एक कॉमन वॉशरूम भी है। वॉशरूम में सिंक नहीं है। ये हैं 2 बेडरूम्स, और बेडरूम का जो साइज़ है वो 9x9 स्क्वायर फीट है। और ये टीवी लाउंज हो गया। एंड मज़े की बात, इस घर का जो किचन है वो घर से बाहर है। ये बाहर सिंक लगा हुआ है और साथ ही ये कुकिंग एरिया है, और ये साथ वाले घर का किचन भी जो है बाहर है। एंड नॉट ओनली दिस, इंडोनेशिया में जो पुरानी हाउसिंग कॉलोनीज हैं उनमें जितने भी घर बने हुए हैं उनमें से बहुत सारों के किचन जो हैं वो बाहर ही हैं। अच्छा, इस घर का डिज़ाइन जो है वो डबल स्टोरी वाला, बट ये है सिंगल स्टोरी, और इसमें भी उसी तरह लाउंज एंड 2 बेडरूम्स हैं। और इस घर का जो रेंट है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार है पाकिस्तानी अनफर्निश्ड का। और जो मैंने आपको इससे पहले घर दिखाया था उसका जो रेंट है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ है। बट ये है कि इन घरों में फिर आपको फर्नीचर खुद से लेके डालना पड़ेगा, तो जब आप वो सारा कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो वो जो आपको फर्निश्ड का रेंट मिल रहा होता है वो तकरीबन उसके बराबर ही जा पड़ती है जाके। तो इसलिए जो फॉरनर यहाँ पे आते हैं वो फर्निश्ड घर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फर्नीचर जब आप ले लेंगे तो जब भी कभी वापस जाना है तो उस फर्नीचर को फिर आपको सेल करना पड़ेगा अर्जेंट बेसिस पे, तो उसमें लॉस वगैरह हो सकता है। और जो इस तरह के मॉडर्न क्लस्टर हाउसेज हैं जैसे मैंने आपको शुरू में भी दिखाए, उनमें किचन जो है वो अंदर ही होते हैं, और इनमें अनफर्निश्ड भी आपको मिल जाते हैं और फर्निश्ड भी मिल जाते हैं आपको। और इन घरों के जो रेंट हैं वो तकरीबन 60,000 रुपये से लेके 90,000 रुपये तक हैं पाकिस्तानी। हाँ, इसमें कुछ एरियाज़ और कुछ जगहों में आपको सस्ते भी मिल सकते हैं, हो सकता है आपको 50,000 तक का भी कोई फर्निश्ड घर मिल जाए किसी एरिया में। तो इसी तरह के क्लस्टर हाउसेस को अक्सर जो है ना वो लोग लेके एज अ हॉस्टल भी कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको यहाँ पे कोस्ट कहते हैं। तो वो हॉस्टल भी एक ऑप्शन है रहने के लिए। उसमें सिर्फ ये होगा कि एक बेडरूम आपका होगा, अगर वो बड़ा बेडरूम है तो उसका अटैच वॉशरूम हो सकता है साथ, अगर वो नहीं है तो वॉशरूम बाहर कॉमन हो जाएगा। उस क्लस्टर हाउस में आपके साथ और लोग भी रह रहे होंगे, यूजुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आप उनके साथ एडजस्ट कर पाएँ तो ये भी एक ऑप्शन है रहने का। अगर आप क्लस्टर हाउस पूरा अकेले नहीं लेना चाहते और आप स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह के क्लस्टर हाउस में रहना चाहते हैं, तो जो क्लस्टर हाउस कन्वर्ट हुआ है इन हॉस्टल या कोस्ट जिसको यहाँ पे कहते हैं, तो आप उसमें भी रह सकते हैं। यहाँ पे इन अपार्टमेंट्स, क्लस्टर हाउसेज एंड हॉस्टल्स के अलावा भी यहाँ ऑप्शन है रहने के लिए। आप इनके लोकल एरियाज में जाके भी रह सकते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में मोहल्ले वगैरह होते हैं, यहाँ इंडोनेशिया में भी उस तरह के हैं। बट बात यह है कि वी एज अ फॉरेनर उन एरियाज में शायद इतनी जल्दी या इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोकल्स रह रहे होते हैं। तो अक्सर जगहों पे तो लोकल्स जो है वो अलाउ भी नहीं करते क्योंकि फॉरेनर वहाँ पे आके रहें। जो इनके मोहल्ले होते हैं उसके बाहर इस तरह से मार्केट होती है और साथ इस तरह से एक गली जो है वो अंदर जा रही है जो पीछे इनके घरों की तरफ जा रही है। और इनके बहुत से मोहल्ले जो हैं वो काफ़ी अच्छे भी बने हुए हैं, साफ सुथरे भी बने हुए हैं। ये डिपेंड करता है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों ने खुद अपने एरिया को जो है साफ रखा होता है। अभी ये जो सामने घर है, इन्होंने अपना जो गैराज है उसको एक पेड पार्किंग एरिया बनाया हुआ है फॉर बाइक्स, क्योंकि यहाँ पे बाइक्स बहुत ज़्यादा है तो अक्सर पार्किंग की जगह नहीं मिलती। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने अपने जो बाहर जो घर का मेन गैराज होता है उसको एज अ पार्किंग एरिया बनाया होता है यहाँ पे। और हर मोहल्ले में आपको एक मस्जिद भी मिल जाती है और अक्सर कोई छोटा सा पार्क भी मिल जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक स्लाइड लगी हुई है, लेकिन अक्सर मोहल्लों में साथ एक छोटा सा पार्क भी होता है। अच्छा, इनके घर जो हैं वो इस तरह से ओपन होते हैं, मतलब कोई ख़ास गेट वगैरह नहीं होते। अक्सर घरों पे नहीं होते, कुछ घरों पे होते हैं। तो इस तरह से ये रास्ता जो है पीछे मोहल्ले की तरफ जा रहा है और आगे और भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। अब ये लोग यहाँ पे शुरू से रहते हैं, इनकी यहाँ पे एक कम्युनिटी बनी हुई है और उनके लिए ये जगह जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसी है जैसे हमारे मुल्क में भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो शुरू से वहाँ पे रह रहे होते हैं या एक बहुत ख़ास टाइम, अच्छा टाइम उन्होंने वहाँ पे गुजारा होता है। तो उनकी वहाँ पे एक जान पहचान होती है और जान पहचान जो है वो लोगों से बातचीत करके बनती है। तो अगर आप इन मोहल्ला जात में आके एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैंने शुरू के एपिसोड्स में बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक लैंग्वेज बैरियर है, आप बातचीत उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से बहुत से जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे जब आते हैं तो दे ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन अपार्टमेंट्स
एंड क्लस्टर हाउसेस, नॉट इन इंडोनेशिया ओनली, बहुत सारे मुल्कों में। जिस मुल्क में भी फॉरेनर जाता है उसकी कोशिश यही होती है कि उसको अपार्टमेंट में या इस तरह की किसी हाउसिंग कॉलोनी में जो कि प्रॉपर बनी हुई उसके किसी क्लस्टर हाउस में या घर में जगह मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लस्टर हाउस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।